नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके साथ अर्जित हाजिर हूँ एक और नया एपिसोड लेके आर्टिस्ट नामा के स्पेशल शो का आर्टिस्ट नगरी, जिसमें हम अलग अलग फील्ड के आर्टिस्ट से मुलाकात करते हैं, उनकी फील्ड के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि वो इस फील्ड में कितना कर रहे हैं और इस फील्ड में क्या क्या स्कोप है जो नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके लिए। वैसे ही आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं उनका नाम है वानी ओदवानी। ये क्रिएटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जावेद हबीब ग्वालियर की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो वानी जी, कैसे हैं आप? हाय अर्जित, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, हाउ वाज योर लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन तो काफी स्पेशल है क्योंकि मैंने कभी यूट्यूब पे आने का सोचा नहीं था, कभी कैमरे के सामने आने का सोचा नहीं था। तो मैं आज अब आया हूँ और अ, जो भी फॉलोअर्स हैं हमारे, उनके लिए कुछ नया कंटेंट लेने की कोशिश करता हूँ हर बार। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, दैट इज वेरी गुड। मैं भी आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि लॉकडाउन से ये चीज़ ज़रूर हुई है कि इंडिया में स्पेसिफिकली डिजिटली काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ी हैं और लोग डिजिटली क्रिएटिव हुए हैं, जो बहुत अच्छा हुआ है। लॉकडाउन में एक ही अच्छी चीज़ हुई है इस चीज़ पर। या सो वानी जी, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इतने बड़े जावेद हबीब की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सो आपने फील्ड में कब आए? आपने कब सोचा कि यार हेयर स्टाइलिस्ट एक यूनिक आर्टिस्टिक फील्ड है, सो मेरे को इसमें आना चाहिए? मेरा बचपन से सपना नहीं था ये। मेरे माय मदर वाज इन द सेम फील्ड, वी हैड अ वेरी स्मॉल पार्लर स्टार्टिंग में। तो मेरा सिर्फ ये नहीं था कि बचपन से सपना है या कुछ ऐसा करना है, ऐसा कभी भी नहीं था। मुझे एमबीए करना था और एमबीए करके अच्छी सी सिंपल सी कोई जॉब करनी थी हाई प्रोफाइल एमएनसी में। तो ये ड्रीम नहीं था मेरा कभी भी। हमेशा मैंने यही सोचा था कि मैं अच्छे से एमबीए करूंगी और कहीं बाहर रहूंगी ग्वालियर के, और आराम से वही अच्छी लाइफ जिएंगे ग्वालियर से बाहर, बिना पेरेंट्स की फ्रीडम में। तो ये सब मैंने कभी भी प्लान नहीं किया था, इमेजिन भी नहीं किया था मैंने कभी। 12th के बाद माय पेरेंट्स बॉट द फ्रेंचाइजी ऑफ जावेद हबीब, और मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि अब अपने काम को एक्सपैंड करना चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ की और उन्होंने मुझे बाहर भेजा पढ़ने के लिए। मतलब ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट तभी आया जब ये फ्रेंचाइजी ली हमने, और उसके बाद मैंने देखा कि इस फील्ड में काम कैसा होता है और क्या होता है। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो आर्टिस्टिक शायद मैं हमेशा से थी, ड्राइंग पेंटिंग में हमेशा से करती थी, डांस हमेशा करती थी। तो वो आर्टिस्टिक जो है एक फेज हमेशा से था आर्टिस्टिक मेरा। वो आई थिंक मेरी मदर से आया है मुझे। तो वो जो था उन्होंने स्टार्टिंग से ही मेरे में रखा था और मैंने स्टार्टिंग से ही उन्हें काम करते हुए देखा था, तो मुझे अच्छा लगा वो। फिर मैं यहाँ 6-8 महीने मैंने देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद मैं अकेडमी गई बाहर, और फिर मतलब देयर वाज नो स्टॉपिंग। फिर इंटरेस्ट ग्रेजुअली बढ़ता गया और फिर अब काफ़ी कुछ करना है और इसी फील्ड में करना है। तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया है अब? इट्स बिन 5 years नाउ, 5 साल हो गए हैं। ओके। सो जावेद हबीब एक इतना बड़ा नेम है, तो कभी कभी प्रेशर फील नहीं होता है कि यार इतने बड़े नेम के साथ मैं काम कर काफी रही हूँ? बार, काफी बार, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम यहाँ काम कर रहे हैं और हम कुछ भी कोई भी सर्विस कर रहे हैं, छोटी से छोटी सर्विस कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं या ऐसा हो जाए कि हमारे पास तो जावेद है। ऐसा कभी फील नहीं आया। हमेशा ही प्रेशर रहता है, हर सर्विस के साथ प्रेशर रहता है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, और बहुत सारे लोग। यूजुअली क्या होता है स्मॉल सिटीज में, जब आप ब्रांड चला रहे होते हो तो आप ये चीज नहीं कर सकते। स्मॉल सिटीज में जब आप ब्रांड यूज कर रहे होते हो या आप ब्रांड मेंटेन कर रहे होते हो तो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्मॉल सिटीज में आपके पास जो है रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं होती हैं। मतलब स्टाइलिस्ट आपके पास यहीं के हैं, आप बाहर से भी अगर किसी स्टाइलिस्ट को मंगवाते हो, बुलवाते हो, तो उसको यहीं रहना है, यहीं आपके साथ काम करना है, तो वो एनवायरनमेंट में भी यही हो जाता है। आप किसी मेट्रो सिटी में अगर ब्रांड चला रहे हो तो वहाँ ज्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वहाँ रिसोर्सेज ज्यादा है। लेकिन छोटी सिटी में रिसोर्सेज बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो वो रिसोर्सेज के साथ मैनेज करना और मेट्रो सिटी वाली एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना, वो सर्विस की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना बहुत मुश्किल
या तो वो हमेशा से चैलेंज रहा है और वो मुझे नहीं लगता कि वो कभी खत्म होने वाला है, वो हमेशा ही रहने वाला है। तो ठीक है, आई लाइक प्रेशर, आई परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर। वो बोलते हैं ना कि सोना, सॉरी सोना नहीं, डायमंड हमेशा प्रेशर से ही टाइमिंग। निकलता है। या राइट, एग्जैक्टली। या सो वानी, इस फील्ड में क्रिएटिविटी की कितनी जगह है, कि हम कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस फील्ड में, या फिर आपको हमेशा एक गाइड होती है, उसी को आपको फॉलो करना होता है? नॉट एट ऑल। देखो, टेक्निकलिटीज हर चीज में होती है। अगर आप टेक्निकलिटीज में जाओ या थ्योरी पार्ट में जाओ तो वो हर चीज में रहती है। थ्योरी हर चीज की सेम रहती है, प्रैक्टिकलिटी मतलब जो आपकी टेक्निकलिटीज होती हैं वो सेम ही रहती है, लेकिन आप कितने क्रिएटिव हो वो आप पे डिपेंड करता है, और आप अपनी टेक्निकलिटी के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी कैसे मैनेज कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आपका जितना टेक्निकल पॉइंट स्ट्रांग होगा उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो बोलते हैं ना, व्हेन यू नो द रूल्स देन ओनली यू कैन ब्रेक द रूल्स। तो आपको रूल्स मालूम होने चाहिए, तभी आप उन रूल्स को ब्रेक करके क्रिएटिविटी कर पाओगे। जैसे आजकल एंटरप्रेन्योर आई थिंक ट्रेंडी है, बहुत लोगों को आजकल हर कोई एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। सो एज एन यंग एंटरप्रेन्योर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? आपको एक सैलून भी संभालना है और उसके साथ उसका मैनेजमेंट भी संभालना है। हम्म, मेरे लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर रही हूँ, जैसे क्लाइंट्स मैनेज नहीं कर रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ। तो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। एट टाइम्स दोनों में से कोई एक चीज सफर करने लगती है। जब मैं मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, फील्ड पे भी बहुत ज्यादा हूँ, तो मैनेजमेंट एट टाइम्स बहुत सफर कर जाता है और काफी चीजें हो जाती हैं, हुकअप भी होते हैं, लेकिन आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। और आपको हमेशा मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योर हो ना, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको फ्यूचर का आउटलुक देखना है, उसके बाद आपको कोई भी चीज करनी है। आप कभी भी पास्ट में या प्रेजेंट में नहीं रह सकते। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको हमेशा फ्यूचर का सोचना है, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। तो काफी चैलेंजिंग रहता है। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ही चीज है, आई थिंक सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है हमें, कि द रीजन वी आर यंग, आई थिंक मतलब पीपल थिंक हम नहीं कर पाते हैं चीजें, या आई थिंक बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में अभी भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है विदाउट एज बार, बट स्मॉल सिटीज में वो चीज नहीं होती। मतलब आपके जान पहचान के लोग तो एक बहुत ज्यादा होते हैं आपके। छोटी सिटी में सब जानते हैं एक दूसरे को, छोटी सिटी है इसलिए एवरीवन नोज एवरीवन। तो क्या होता है कि जब सब जानते हैं तो सब फैमिली मेंबर्स जैसे होते हैं, और फिर एडवाइसेस इतनी मिलने लगती है आपको कि बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। और मतलब सच में कभी कभी मन में ऐसा आता है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। हाँ, मुझे वर्कआउट नहीं हो रही है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हर चीज आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं हो सकती है, लेकिन एडवाइसेस इतनी मिलने लगती है ना कि ये कर लो, आप वो कर लो, तो उससे और नेगेटिव, उससे पॉजिटिविटी नहीं आती है। अगर किसी को लगता है, अगर लोग देख रहे हैं, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं ऐसे, मैं उनको ये चीज बोलूंगी कि इससे पॉजिटिविटी नहीं आती है। अगर आप किसी को एडवाइस करते हो ना कि बेटा ये कर लो या वो कर लो, उससे पॉजिटिविटी नहीं आती है। उससे ऐसा लगता है कि आपको एक प्रेशर सा आ रहा है सामने वाले से कि आप ना जो कर रहे हो वो आप सही नहीं कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, उसके वो आपको सही कर रहा है। तो वो कभी कभी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में सबको गाइडेंस की जरूरत होती है, स्टार्टिंग के 1-2 साल आई थिंक गाइडेंस की जरूरत होती है। पर जब आप एक फील्ड में 4-5 साल से हो, आप चीजें मैनेज कर रहे हो, आप मॉडरेट करके चल रहे हो चीजें, इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने इश्यूज है, लॉकडाउन के इश्यूज है, उसके बावजूद भी आप अगर चीजें मॉडरेटली कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो ठीक है, लेकिन मॉडरेटली कर रहे हो आप चीज, तो दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। तो उसमें आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये भी कर लो बेटा, वो भी कर लो, और काफी सारी चीजें। मतलब अगर हमें, मैं यही बोलना चाहती हूँ सारे एल्डरली पीपल को कि अगर हमें लगेगा तो हम वो चीज करेंगे। और हमने यंगस्टर्स ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है कि हम अगर कोई चीज करना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं। और आज का वर्ल्ड, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आजकल कुछ भी हमसे रह गया है। यंगस्टर्स आर डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बिल्कुल। तो ये चैलेंज सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को फेस करना पड़ता है, अंडर एस्टिमेशन। अंडर एस्टिमेशन, या
ये तो हर एक यंगस्टर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और ये वाली प्रॉब्लम तो फिक्स है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कोई ना कोई होता ही है जो आपको पिन करता रहता है बार बार कि ये करो ये दिन करो। करता है, फोर्सफुली गाइड करने की कोशिश करता है कि ये करो ये या करो ये करो। पेरेंट्स भी हो सकते हैं इसमें, ऐसी बात या सो अभी इतना बड़ा पेंडेमिक है, अभी भी चल रहा है कोरोना। नहीं। सो हर जगह एक सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं, एड ऑन्स किए गए हैं, काफी सारी चीजें। तो आपके सैलून्स में क्या क्या एड ऑन किया गया है? सैलून्स में देखो, जो हमको गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं वो हम सारी फॉलो कर रहे हम्म, हैं, विच इज डिस्पोजेबल आइटम्स का यूज करना, हम्म, डिस्पोजेबल शीट, डिस्पोजेबल नैपकिन, डिस्पोजेबल गाउन्स एंड एवरीथिंग। या, तो एवरीथिंग जो भी हम यूज कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल ही है। स्टाइलिस्ट ने अपने फेस मास्क और शील्ड पहने हुए हैं। ग्लव्स जो है वो सैलून्स के लिए कंपलसरी नहीं किए गए हैं अभी, क्योंकि ग्लव्स के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम ग्रिप वगैरह करते हैं या अगर फेस मसाज वगैरह करते हैं तो ग्लव्स कंपलसरी नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि मोस्टली सर्विसेज में जिसमें हम कर सकते हैं उसमें हम ग्लव्स का यूज करें, तो ताकि सेफ्टी बनी रहे। हर चीज, हर टूल सैनिटाइज होता है बार बार। तो वो सारी जो भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं। कोई भी अगर स्टाइलिस्ट थोड़ा सा भी बीमार होता है, थोड़ा सा भी अगर उसको थोड़ा लगता है, तो फिर वी गिव देम लीव, वी आर प्रोवाइडिंग देम 7 to 8 days की लीव। सो मतलब काफी कोरोना की वजह से बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं वो बहुत एम्फेसाइज हुए हैं, और अ, काफी सारा बैडली हिट हुआ है उन सबको। सो आपके साथ इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद? और कोरोना से पहले आई थिंक चीजें बहुत फ्री थी, हम लोग बहुत फ्री थे चीजें करने के लिए। अब बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है, अब आप बाहर नहीं जा सकते हो। अब क्लाइंट्स भी, दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि सबके क्लाइंटेल कम हुए हैं, हमारे भी क्लाइंट कम ही हुए हैं। ऑल्दो आई सॉ 40-45% रेज इन न्यू क्लाइंट्स, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो लोग पहले स्मॉल सैलून्स में जाते थे, छोटी जगहों पे जाते थे, उन लोगों ने अब ब्रांड प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइजीन एंड सेफ्टी एंड डिस्टेंसिंग। क्योंकि अगर आप किसी अच्छे सैलून में जा रहे हो, ब्रांडेड सैलून में जा रहे हो, तो स्पेस ज्यादा होता है और डिस्टेंसिंग ज्यादा होती है, और ऑब्वियसली हाइजीन वगैरह का तो हम हमेशा से ही ध्यान रखते हैं। तो वो चीजें हो रही हैं, इसलिए 40-45% नए क्लाइंट्स हैं। लेकिन हो ये रहा है कि लोग सिर्फ नेसेसरी सर्विसेज कराने आ रहे हैं। हम्म, मतलब जैसे सिर्फ हेयर कट हुआ या सिर्फ आईब्रो हुई, तो लोग सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी चीजें करा रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि हम जाएं एक बार और 20-25 मिनट में वापस आ जाएं, ज्यादा टाइम तक नहीं रुके या फिर ज्यादा मनी स्पेंड ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली अभी सबके पास Yeah. शॉर्टेज ऑफ मनी है, अभी सबके साथ इशूज है। तो जो लग्जरी सर्विसेज हैं, जो बड़ी सर्विसेज हैं, वो लोग नहीं करा रहे हैं, नेसेसरी सर्विसेज लोग कर पा रहे हैं। तो बिफोर यही था कि लोग स्पेंड करने में शायद सोचते नहीं थे, अब लोग स्पेंड करने में सोच रहे हैं। यस। सो सबसे बड़ा इम्पैक्ट एज एन आर्टिस्ट मैं मानूं तो अभी क्या हो रहा है कि जो नए आर्टिस्ट आना चाह रहे हैं अभी, उन लोगों को एक वो डाउट हो गया है, वो डाउटफुल हो गया है कि यार अब ये कोर्स करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए, क्या हम अपने एक प्रॉपर स्टडी के साथ जाएं या इस फील्ड में जाएं? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फील्ड ऐसी है ना कि अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका मन है, तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, कोई डबल थॉट्स नहीं आने चाहिए। और अभी आई थिंक थोड़ा स्टॉपेज है, लेकिन ये चीज कभी बंद नहीं होगी। स्टॉपेज भी है तो आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो सैलून ओनर्स को हो रही है। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जो लोग घर पे जाके होम सर्विसेज दे रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं है, उनका काम लॉकडाउन में भी चल रहा था Yeah. और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी उनका काम चल ही रहा है। तो एक्चुअली इस फील्ड में द थिंग इज कि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो किसी चीज से। सबसे अच्छी बात इस फील्ड की ये है, इट्स एन आर्ट। ये ऐसी चीज है जो नॉलेज है आपके पास रहेगी, आर्ट है जो आपके पास रहेगा। Yeah. तो आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो किसी भी चीज के लिए। ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको एक ही पर्टिकुलर चीज पे करना है, या आप किसी कंपनी के ही काम कर सकते हो। आप खुद काम कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप अपना खुद का ओपन कर सकते हो, आप किसी के साथ काम कर सकते हो, किसी के अंडर जॉब कर सकते हो। आप बहुत सारी चीजें हैं जो इस फील्ड में आप कर सकते हो। और देखो, एक चीज बंद होती है, सारी चीजें तो कभी भी बंद नहीं होंगी। अगर सैलून बंद हो गए हैं तो फिर फ्रीलांसिंग होगी कहीं ना कहीं। Yeah. आप यूट्यूब पे अपना कंटेंट बना सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो। आप
अपनी ट्यूटोरियल्स बना करके डाल सकते हो, यू कैन गेन फॉलोअर्स। और फॉलोअर्स हम सबको मालूम है कि आजकल डिजिटल अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो चीजें आपके लिए अच्छी होती ही हैं। डिजिटल इज गुड दीज डेज, सोशल मीडिया काफी अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये फील्ड बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मुझे कभी भी ये फील्ड रिस्ट्रिक्टेड नहीं लगी। अगर आपके पास राइट नॉलेज है, आप अच्छा करना चाहते हो, आप क्रिएटिव हो, तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी स्टॉपिंग। आफ्टर लॉकडाउन या अभी जावेद हबीब ग्वालियर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ग्वालियर के जो न्यू बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो हेयर स्टाइलिस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी फिलहाल वी आर नॉट रिक्रूटिंग एनीवन बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, या लेकिन वी विल बी कमिंग अप with something very very soon, which will not be with Habib. It will be with my own brand, my personal brand. ओके So that will have opportunities for all the budding stylists and makeup artists. So that will be my own thing. बहुत जल्दी करने वाली हूँ मैं लॉन्च उसको। But then again I am a perfectionist. मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैं जब तक हर चीज परफेक्ट नहीं होती, जब तक हर चीज टू द डॉट सही नहीं होती, मैं उसे लॉन्च करना पसंद नहीं करती। इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन सून मे बी वी विल फाइंड समथिंग। तो आप नाम बताएंगे उस ब्रांड का जो आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं? वी विल कीप दैट अ सीक्रेट। ओके। सो मतलब ये तो है कि मेरे शो पे पहली बार पता चला है कि हाँ वादी का नया कुछ आने वाला है। Yes. चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो आगे देखेंगे वो जब तक वीडियो अपलोड होगा शायद तब तक हो जाए। हाँ, होपफुली। सो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो अभी ह्यूमन पे जो हिट हुआ है वो है मेंटल हेल्थ के ऊपर हुआ है। सो आप टेक्निकल ट्रेनर हैं, आपके जो ट्रेनी है उनके ऊपर क्या असर हुआ है इस चीज से? क्योंकि अभी वो 4 महीने एकदम से बंद था पूरा और उनके पास भी कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। आई थिंक बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं बोलना चाहिए उनके ऊपर हुआ है, क्योंकि एवरीवन, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट अपने आप को हील करने के लिए ताकत रखते हैं समझे। आर्टिस्ट होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, बट देन अगेन वो इमोशनली ना किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अब जैसे मैं भी लॉकडाउन में आई वाज डूइंग समथिंग, आर्टिस्ट को आदत होती है कि वो अकेले भी अगर रहना चाहे ना तो बहुत आराम से रह सकते हैं, उन्हें पूरे वर्ल्ड की जरूरत नहीं होती है। मैं भी पूरा लॉकडाउन में आई वाज पेंटिंग, आई वाज ड्राइंग, आई वाज डांसिंग, आई वाज रीडिंग। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट का दिमाग कभी रुकता नहीं है। आप उससे उसका, मैंने वही चीज बोली, आप उससे ना उसका काम नहीं ले सकते, आप उससे उसका दिमाग, उसकी क्रिएटिविटी नहीं ले सकते आप। तो आई थिंक वो प्रॉब्लम आर्टिस्ट के साथ कभी आएगी नहीं कि उन्हें मेंटल हेल्थ वाले इश्यूज आएंगे। अगर आते भी हैं तो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका इज टू डू योर आर्ट, अपना आर्ट ही करो, पेंटिंग सीखो, बहुत सारी चीजें अभी तो ऑनलाइन स्टार्ट है, तो सबने ही कुछ ना कुछ सीखा है लॉकडाउन में। मैंने भी काफी कुछ सीखा है लॉकडाउन में। दैट्स वाई सिर्फ मेरा यही पर्पस है इस जो चैनल है मेरा, कि जो लोग करना चाहते हैं या जो अभी नहीं कर रहे हैं उनको करना है, आर्ट फील्ड में आना है, वो पक्का एक ट्राई तो करें एटलीस्ट, चाहे वो किसी भी एज के हो, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो। क्योंकि इससे क्या होता है ना, सबसे पहला आपका मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो खत्म हो जाता है एकदम, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। राइट। जब आप अकेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तभी आपको कोई, वो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आप खाली बैठे हो, आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं है, तो ही नेगेटिव थॉट्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। सो आपको अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो आप थोड़ा फ्यूचर का सोच सकते हैं कि यार अभी लॉकडाउन के बाद अब हेयर स्टाइलिंग कहाँ जाएगी, क्योंकि इतने प्रिकॉशंस आ गए हैं और हमको भी नहीं पता अब कितने साल, और साल भर ही हो गया है ऑलमोस्ट अब तो कितना ये चलेगा, और हेयर स्टाइलिंग इंडस्ट्री में इसका और क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखो, इट इज इफेक्टेड द इंडस्ट्री वेरी बैडली। अभी तक रिकॉर्डेड 18 डेथ्स हुई है हमारी पूरी इंडस्ट्री की अगर बात करी जाए इंडिया में। तो 18 जो हेयर स्टाइलिस्ट
हैं, उन्होंने सुसाइड किया है हमारी कम्युनिटी में। हम्म, तो हाँ, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस। दैट इज द रीजन हमारी जो कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, बिकॉज रिकॉर्डेड 18 डेथ्स है हमारे हेयर स्टाइल की ऑल ओवर इंडिया, और वो भी सुसाइड किया है उन्होंने, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब क्या करेंगे वो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी जॉब है। अब बहुत सारे लोग सैलरी बेस्ड नहीं है हमारी फील्ड में ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परसेंटेज पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि सैलून में भी अगर जाते हैं तो उनको वीक में 2 बार या 3 बार बुलाया जाता है, वीकेंड पे बुलाया जाता है। मेट्रो सिटी में होता है ऐसा कि सिर्फ वीकेंड पे जब भीड़ है तब आप आओ। तो उन लोगों को काफी इफेक्ट करी है क्योंकि उन्हें, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमने भी अगर सैलरी बेस्ड जो हमारे पास सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज है, तो सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज को तो हमने लॉकडाउन में जितना पॉसिबल हेल्प था उतना किया। लेकिन अगर आप किसी के पास इंसेंटिव बेस्ड पे हो कि आपने जितना बिजनेस दिया वो आपको उसका कुछ परसेंटेज देंगे, उनका क्या? तो आई थिंक गवर्नमेंट ने बाकी सबके बारे में सोचा है लेकिन हमारी इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचा है। वही बात है कि मिडिल क्लास जो है वो हमेशा ही उसके साथ ऐसा होता है, मिडिल क्लास जितने भी लोग हैं वो परेशान ही रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं सोचा है, कुछ भी प्रिकॉशन, कुछ भी हमारे लिए मेजर्स नहीं है, कुछ भी अलाउंसेस नहीं है हमारे लिए। तो दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड सैड। लेकिन फ्यूचर की अगर बात करें तो आई थिंक अब लोग, यार आप ना बहुत टाइम के लिए किसी को भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रख सकते हो। मैं इसलिए डिस्कस करती हूँ सबसे, आपसे भी करूंगी कि बहुत टाइम के लिए आप किसी को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रख सकते हो। आपने भी देखा होगा कि पहले कोई बाहर का खाना नहीं खा रहा था, पहले बाहर जा नहीं रहा था। अब लोग घर पे नहीं बैठ सकते, अब लोग परेशान हो रहे हैं घर पे, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लोग इरिटेट हो रहे हैं। तो आई थिंक अगर कोरोना बहुत टाइम तक चलता भी है तो भी लोग अब बाहर निकलेंगे ही। आप बहुत टाइम तक किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट सबको अपने अपने प्रिकॉशंस रखने चाहिए, सबको अपनी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, और जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो सब प्रिकॉशंस रखें। तो आई थिंक वी कैन फाइट कोरोना। या एक हफ्ते पहले मैं ग्वालियर में था, एक हफ्ते पहले। सो आई वॉज इन अ डीडी मॉल। मैं फूड कोर्ट गया हूँ और मैंने देखा यार इतनी भीड़ तो शायद मैंने कभी नहीं देखी, मतलब लॉकडाउन के बाद इतनी भीड़ है। दैट्स व्हाट। तो ऐसा कहना गलत होगा कि लोग नहीं निकल रहे हैं घर से, लोग निकल रहे हैं, एंड वी आर इंडियन। वैसे भी we don't listen to the government and everyone. हमको जो करना होता है हम वही करते हैं, और वैसे भी हमारी इम्यूनिटी इज वेरी स्ट्रांग। जो मतलब जो रिकवरी रेट है इंडिया में वो काफी अच्छा, 65 to 70% है। तो इट्स गुड। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हम किसी वायरल फीवर से हम लड़ रहे हैं। आई डोंट थिंक सबको सिर्फ अपने प्रिकॉशंस रखने और अपनी इम्यूनिटी से, और जितनी भी डेथ्स हो रही है इंडिया में, आई थिंक वो सारी की सारी जो ऑलरेडी किसी को प्रॉब्लम है या एजेड लोग हैं, किसी को कुछ ऑलरेडी है डिजीज, उसकी हो रहा है, तो उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। बाकी आई थिंक जो भी लोग हैं, अब आप बाहर तो निकलोगे, आप यू कैन कीप योरसेल्फ लॉक्ड हमेशा के लिए। नहीं रख बट एक आदत अच्छी सिखा दी है कि घर पे आते ही पहले अपने हैंड वॉश करो, फेस वॉश करो। नहीं तो पहले तो ऐसे ही अंदर आ जाते थे। और हाइजीनिक अब आई थिंक सब लोग हो जाएंगे। हाइजीनिक एक अच्छी चीज होगी इसमें कि अब सब लोग हाइजीनिक हो जाएंगे। या सो बीइंग एन आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि उसकी फील्ड में बहुत सारे लोग आए, उसको काफी लोगों से जितना हो सके इंटरेक्ट करे। सो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो न्यू बडिंग आर्टिस्ट हैं ड्यूरिंग कोविड? क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि पता तो होता है लोगों को, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना है न्यू आर्टिस्ट को, उसके लिए कुछ टिप्स। तो जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, आपका आर्ट, आप यू कैन लूज योर आर्ट। तो आपका जो आर्ट है वो आप जरूरी है कि आप सिर्फ हेयर स्टाइलिंग में उसे यूज करें या आप सिर्फ उसे मेकअप में यूज करें। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन पेंट, यू कैन ड्रॉ,
बेसिक से स्टार्ट करो, ड्राइंग फिर पेंटिंग तो ग्रेजुअली मूव करो, बहुत इजी है वो सब चीजें। और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी बुक्स हैं, सीरीज हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, वो आप देख सकते हो। और आई थिंक काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो अभी भी, आइडियल बैठ के भी। मैंने तो यही सब किया है और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यही सब करते ही रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। या कुछ ना कुछ तो हमेशा ही करते रहना चाहिए। अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। ओके, तो फर्स्ट आई क्वेश्चन है। लाइक रैपिड फायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मोस्ट फेवरेट ब्रांड फॉर मेकअप। मोस्ट फेवरेट, सॉरी, ब्रांड फॉर मेकअप। हुडा ब्यूटी। ओके, कर्ली हेयर्स और स्ट्रेट हेयर। प्लीज रिपीट। कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर। कर्ली, एनी डे। कर्ली लेकिन उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक यू नो कर्ली हेयर जो है वो वर्ल्ड के बेस्ट उसमें आते हैं टेक्सचर्स या में। इट्स सुपर। अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना कि कैसे मेंटेन करना है और आपसे सूट करते हैं ना, तो आई थिंक कर्ली हेयर से बेस्ट कुछ नहीं जैसे मिथिला पालकर, आई लव हिज हेयर। होता। She's cute, yeah. She has amazing curly hair. या मेकअप और ज्वेलरी। मेकअप और ज्वेलरी, ज्वेलरी। एनी डे मेकअप, मेकअप या एनी। सो योर मेमोरेबल इवेंट। Most memorable event, I think recently may would be when I got awarded from Jyotiraditya Scindia as ओके, the best entrepreneur salon category. ओके, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो लास्ट क्वेश्चन, मुंबई और ग्वालियर। वैसे तो मुझे पता है कोई कंपैरिजन नहीं है, बट Yeah, फिर भी। this is a very tough question. Bombay. बॉम्बे। ओके, सो थैंक यू वानी जी, मेरे शो पे आने के लिए, मेरे को इतना बड़ा मौका Most देने के लिए, of क्योंकि सिर्फ दूसरे ही एपिसोड है ये, और आप इतने सपोर्टिव हैं कि मैं बाहर जाके भी बोलता हूँ कि यार वो वानी दीदी है, बहुत सपोर्ट करती है मुझे। तो थैंक यू। यार ये सी, मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि इंडस्ट्री सेम है, सब एक साथ हैं, और अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई एक इंसान भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। या तो यू ऑलवेज हैव टू सपोर्ट ईच अदर। एक दिन हम जब आगे जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब एक दूसरे से मिलेंगे, तो एटलीस्ट वी शुड बी हैप्पी कि हाँ हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया और इतने आगे आज सब लोग एक साथ आए हैं। अगर आप, वही एक चीज होती है ना, इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू ग्रो टुगेदर, यू नॉट या ग्रो अलोन। या So I always love to help you because you always come up with things, तो अच्छा लगता है, मजा आता है। So it's good, all the best to you, keep doing it, and जब whenever you need me I'm always there. थैंक यू सो मच वानी दीदी। और मैं यही चाहता हूँ कि अभी ये कोविड वोविड सब जल्दी खत्म हो, और मैं भी हूँ आपके मैं भी सैलून। मैं पिछले 2-3 हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ कि यार सैलून जाना है, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं आ ही नहीं पाता हूँ बार बार। ट्राई करो बाल तो कटवाने। या तो थैंक यू सो मच। और जिनको भी फॉलो करना है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, जावेद हबीब ग्वालियर वानी दीदी को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा था, और प्लीज ये तो जरूर बताएं कि क्या क्या खामी थी मुझ में और क्या क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल, वानी दीदी, स्पेशली यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके, आपको मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ। जय हिंद।